आज हम क्या करते हैं बेटा अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अभी 1 से 2 हफ्ते लग जाएँगे बच्चे सेट होने में, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो वन्स एडमिशन खत्म हो जाते हैं, इंशाल्लाह इस वीक खत्म हो जाएँगे। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, हर क्लास से पहले आपको बता दूँगा कि इस क्लास का टॉपिक ये है और आपको प्लानर भी मैंने अपडेट करके देना है। तो जिसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा कौन-सा टॉपिक हो चुका है, कौन-सा टॉपिक अगली क्लास में होगा। मैं क्या कहने लगा था अभी आपसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th केमिस्ट्री बहुत टाइम पहले पढ़ा था। जब बहुत टाइम पहले पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ें उनको याद नहीं थी, तो वो रिकॉल करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वन्स कुछ चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाएँ तो हम इंशाल्लाह एक अच्छे पेस के साथ अपने कोर्स को लेकर चलेंगे। नाउ, तो हमने क्या पढ़ा? मोल पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सब्सटेंस की न्यूमेरिकल की और एवोगैड्रोस नंबर पर आके हमने अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है? एवोगैड्रोस नंबर पर आके हमने अपनी क्लास को क्या किया था? एंड किया था। अच्छा, जिसको किसी को अगर एरर आ रहा है, अगर किसी को एरर आ रहा है तो वो क्लास में जॉइन नहीं हो रही कुछ बच्चों की। 1 मिनट दिएगा बेटा मुझे। ओके? तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है? आज हमने अपने स्टार्ट करना है नंबर ऑफ स्टीशियोमेट्री से स्टार्ट करना है। स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है हमने आज। स्टीशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कौन-कौन से हमने पढ़े थे? मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। तो उससे पहले कुछ मैं पुरानी बातें रिकॉल करवा दूँ आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो चलते-फिरते वो बात भी कर लेता हूँ। सेकंड क्लास ऑफ केमिस्ट्री सर आपने एक स्टेटमेंट दी थी सालों पहले, मतलब जब स्केड्यूल शेयर किया था, तो वो सेकंड क्लास ऑफ केमिस्ट्री का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं सके थे, या वो मैं अपने मैसेज में समझा नहीं सका था। तो मैं उसको थोड़ा-सा बता देता हूँ बेटा, बच्चे बहुत सवालात पूछते हैं इसको लेकर। तो बेटा वो बहुत मासूम सी बात है कि हर सब्जेक्ट की वीक में 2 क्लासेस हैं, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स की। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की स्केड्यूल में सिर्फ़ 1 ही क्लास है। ये देखा है आप लोगों ने? तो वो मैंने लिखा था कि जो सेकंड क्लास है, जो हफ्ते की 2 क्लासेस है ना, तो जो केमिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी, वो आपकी 15th ऑफ सितंबर के बाद से स्टार्ट होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में उसका रीज़न भी बताया था कि मैं अभी आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो इंशाल्लाह 15th ऑफ सितंबर को मैं वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद से जो वीक होगा, उसपे फिर मैं अगेन अपडेटेड टाइम टेबल शेयर करूँगा कि वो जो दूसरी वाली क्लास है केमिस्ट्री की, हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस है ना, फिज़िक्स की 1 और दूसरी मैथमेटिक्स की 2 क्लासेस, बायोलॉजी की 2 क्लासेस, तो केमिस्ट्री की जो दूसरी वाली क्लास होगी, वो मैंने कहाँ रखनी है, वो फिर मैं आपको अपडेटेड टाइम टेबल में बता दूँगा। तो सेकंड क्लास ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये है। अब बच्चों ने इसको अलग-अलग बच्चों ने अलग-अलग इसको नरेट किया और बच्चों ने सबका दिमाग खाया। तो बेटा ये सिंपल सी एक बात थी जो मैंने पहले वॉइस रिकॉर्डिंग में भी बताई थी। चलें जी। मेरी आवाज़ का मसला अगर किसी को आ रहा है तो बेटा वो अपना इंटरनेट रीटेस्ट करे, अपने इंटरनेट को रिकनेक्ट करे, तो फिर उसको आवाज़ का मसला हल हो जाएगा। मेरे पास से इंटरनेट में कोई लैगिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अपने साइड का इश्यू है, ठीक है? तो कोशिश करें कि इंटरनेट का पैकेज कोई ऐसा रख लें कि वैसे सुबह सुबह के टाइम क्लास रखने का फ़ायदा ये होता है कि इंटरनेट पे लोड कम होता है, तो लैगिंग वगैरह होती नहीं है और आवाज़ क्लियर आती है, ठीक है? फिर भी इसको देख लें। जी बेटा, सबकी साइड शो हो रही है। आज हमने स्टार्ट करना है कहाँ से? अवोगैड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल से। लास्ट टाइम मैंने अगर आपको बताया था, याद करें कि अवोगैड्रोस नंबर होते क्या हैं? व्हाट इज़ अवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रोस नंबर का मतलब ये बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल ऑफ कार्बन की अगर बात करूँ, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब आप क्या तसव्वुर करेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन को इमेजिन इस तरह करेंगे कि भाई कार्बन के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो किसके बराबर होते हैं? 6.02 एक्स्पोनेंशियल 23 के। 6.02 एक्स्पोनेंशियल 23 एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, जिसको हम अज़्यूम करते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ H2SO4,
तो 1 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं कहलाएँगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएँगे, क्योंकि H2SO4 इटसेल्फ मल्टीपल एटम से मिलकर बना है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसमें कोई पूछे सर इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? सर इसमें हाइड्रोजन ये एक कैलकुलेटेड फिक्स्ड वैल्यू जो हमें अज़्यूम करके चलनी है जो किसी न किसी कैलकुलेशन पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे बेस करती है। तो ये किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का रिज़ल्ट है जिस पे पूरी केमिस्ट्री जो है वो मुत्तफ़िक है, तो हमने इस पे एग्री करना है कि भाई ये 1 मोल पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। अगर कोई और आपके ज़हन में तो आप बता सकते हैं, फिर हम इसको देख लेंगे। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? समझिएगा ज़रा बात को। H2SO4 कुछ इस तरीके से दिखता है। H2SO4 कुछ इस तरीके से दिखता है कि भाई एक सल्फर है, ठीक है? एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है? और 4 ऑक्सीजन हैं। एक सल्फर है, एक सल्फर के साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं और 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन है। तो ये आपका सल्फर है, ये हाइड्रोजन है और ये आपके पास 4 ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4। तो एक मॉलिक्यूल जो H2SO4 का बनता है, उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको? तो सर 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम और 7 एटम। एक मॉलिक्यूल जो है वो 7 एटम्स या 7 पार्टिकल से मिलकर बना है, नॉट मॉलिक्यूल। एक H2SO4 का जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, वो 7 एटम से या 7 पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन H2SO4? तो भाई एक मॉलिक्यूल में 7 पार्टिकल्स या 7 एटम्स हैं, तो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएँगे किसके? H2SO4 के, ठीक है? H2SO4 मॉलिक्यूल कह लें, कंपाउंड कह लें, केमिस्ट्री की दुनिया में इसमें कोई डिबेट नहीं है। Mixture of atom, combination of atom is also called as molecule और compound, कुछ भी कहते हैं आप इसको। तो हाई लेवल पर जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाई लेवल केमिस्ट्री जिस लेवल की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। आप जिस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस लेवल पे मॉलिक्यूल कहूँ या कंपाउंड कहूँ, इस पे हमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है? तो हाई लेवल पे वो एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है। क्लियर है? अब इसको न्यूमेरिकल की शक्ल में देखते हैं तो बात बेटा क्लियर होगी। अब अगर वो सवाल में आपसे कह दे ये एमसीक्यू आ गया आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आ जाइए। अभी बेटा मैं आप लोग की चैट नहीं देख रहा, मैं कोई सवाल नहीं दे रहा फिलहाल। फिलहाल मैं इस सवाल को समझाने में फोकस कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वो डाइवर्ट होता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल कुछ भी लिखेंगे तो मैं उसको नहीं देख रहा। तो कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड में। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं एक रूल ऑफ थंब बताऊँ आपको, तो सर रूल ऑफ थंब ये है कि 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, व्हाट इज़ बेंजोइक एसिड हमें नहीं पता। हम कह देते हैं फ़ॉर्मूला लिख देते हैं 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे?
6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। इससे तो सब एग्री करते हैं, इससे सब एग्री करते हैं। मेरे ख्याल है यस बोलेंगे। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है, जो कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होता है। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो इससे ही ड्राइव होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, अब मुझे बताइए, अगर एक मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो चंदा मुझे बताइए 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे? सर 6.02 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। सर 10 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सर 6.02 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो 10 मोल्स के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर कोई पूछता है भाई एक मोल में अगर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स है, तो हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो सर हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। तो फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान बात बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बन गया? जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए एवोगैड्रोस नंबर से। ये निकल गया फॉर्मूला। अब सवाल ज़रा गौर से देखिएगा, क्या सवाल में आपको, क्या क्वेश्चन में आपको बेंज़ोइक एसिड के मोल्स गिवन हैं या नहीं? हाँ या ना? सर बेंज़ोइक एसिड के मोल्स नहीं गिवन, बेंज़ोइक एसिड का ग्राम्स का मतलब है मास गिवन है। क्या गिवन है? मास गिवन है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 2 क्लास में आपका छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, तो उससे पूछिएगा नंबर ऑफ मोल्स का मास से क्या रिलेशन है? तो वो आपको बता देगा भाई कि नंबर ऑफ मोल्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिखें, मोलर मास लिखें, यूनिट शुड बी ग्राम, यूनिट ग्राम होना चाहिए। तो यू आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को किसमें? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में। फॉर्मूला कहाँ से आया? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर मास होगा, सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ तो एटॉमिक मास होगा। फॉर दिस केस में मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। सब मेरे साथ एग्री हैं यहाँ पर? यस और नो, कोई टेंशन नहीं है, सब इसमें एग्री है मेरे साथ। ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने आगे बढ़ना है। सर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं किया? तो शहजादों और शहजादियों, वो फॉर्मूला मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मोल्स नहीं गिवन थे, क्वेश्चन में मुझे मास गिवन था। मोल्स गिवन होते तो मैं डायरेक्टली उसी को सॉल्व कर लेता। आइए अब आगे देखते हैं। मुझे मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब आपका बेंजोइक एसिड, मुझे मास ऑफ बेंजोइक एसिड गिवन है। कितना मास गिवन है बेंजोइक एसिड का? 610 ग्राम। 610 ग्राम मतलब 610, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो भाई C6H5COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना लास्ट क्लास में रिकॉल करवाया था, आता आप सबको है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 6 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। दोबारा से कार्बन आ गया, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो सबके एटॉमिक मासेस को प्लस करना है। 12 सिक्स क्या होता है बेटा? 72 होता है। 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 72 प्लस 5 क्या होता है? 77, 77 प्लस 12 89, 89 प्लस 16 105, 105 plus 16, how much? 121, 121 प्लस 1, इसका आंसर आएगा 122। ठीक है, तो 122 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे आंसर? यहाँ पर आप रखेंगे 122। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है प्लस में तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये 122 हो जाएगा।
ये जो 122 होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब 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 इसको आपने डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है और फिर क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब समझने की बात ये है, कि आपको एक ग्रुप के ऊपर ही बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ लेक्चर से शेयर किए गए हैं कि आपने, अच्छा अगर आप लोग ई कैट फॉर एनईडी, ई कैट फॉर एनईडी वाले हैं तो उनको तो कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन ई कैट फॉर एनईडी वाला बच्चा सिर्फ ई कैट फॉर एनईडी नहीं दे रहा होता, वो नस्ट भी कोशिश करता है, वो कहीं और भी ट्राई करता है, दाऊद भी ट्राई करता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अगर किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर कमाल है तो समझे आपकी लॉटरी लग गई है, कैलकुलेटर अलाउ है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर आपको परफेक्ट होना है, और अगर कैलकुलेटर मिल गया तो यू आर लकी, ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन वीडियो से शेयर की गई है ग्रुप के ऊपर, जो काफी डिटेल वीडियोस हैं, जिसमें बताया हुआ है कि कैसे आपने डिवाइड करना है, कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है, कैसे आपने पॉइंट्स के नंबर को यूज करना है, कैसे आपने स्क्वायर निकालना है, कैसे आपने क्यूब रूट निकालना है। सब कुछ आपको उसने बताया हुआ, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बताए हुए हैं, जो कि फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया, तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास अभी नहीं हुई। वैसे मेरे ख्याल में मैंने देखा था ग्रुप के ऊपर आप लोगों के लिंक्स शेयर कर दिए थे कि आप लोग अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास उन वीडियो से ले ले। ओके, नो इश्यूज, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो आपने उससे कवर अप कर लेना, ठीक है। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्लियरली, मैं खाली आपको बता रहा हूँ आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। फिलहाल इसको हम देख लेते हैं अभी। 122 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, अल्लाह आपका भला करे, 305, ठीक है, नॉट 35, 305। 61 वन जा 61, ठीक है, 61 फाइव जा, ठीक है। तो ये 61 हो गया था, ये क्या हो गया था आपका 305। 61 वन जा 61, 61 फाइव जा 305, ऊपर बच गया 5। 6.02 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.02 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर वुड बी 30.1। 30.1 एक्सपोनेंशियल 23 लिखें, ये भी सही आंसर है, लेकिन आपने ऑप्शन देखना है। 30.1 एक्सपोनेंशियल 21, या आप इसको 3.01 एक्सपोनेंशियल 24 भी कह सकते हैं। पॉइंट अगर लेफ्ट पे जाता है तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में बढ़ता है, इसी तरह पॉइंट अगर राइट पे जाता है तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में जाता है, ठीक है। Y305 बेटा बेसिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो चंदा आप इसको देख लेना, मैंने दोबारा बताया कैलकुलेशन के लिए आपने वीडियोस देखनी है। और अगर आपकी फिलहाल वीडियोस नहीं हुई हुई तो आपने इसको क्या करना है, टू, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। 610 डिवाइडेड बाय 122 था,
तो इसको 2 के टेबल से आपने किया 261 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 305 हो जाएगा, राइट? ये 61 1 जा 61, 61 5 जा क्या हो जाएगा 305, कंप्लीट कैंसल हो रहा है। जैसे 65 जा 300 होता है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें 300 होता है, तो 61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो डिफरेंस है 305 हो जाएगा। बेटा 35 नहीं होगा 305 होगा। अच्छा जी 305 कैसे? ओके, 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 आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है। ओके ठीक है, ठीक है। यस, यस। ओके बेटा मैं देख लेता हूँ। बेटा ये बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। ये सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। मास ऑफ सब्सटेंस था 610 ग्राम, ये था 122 एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा मैंने गलती कर दी थी, नो इश्यूज। इंसान खता का पुतला है, तो मेरी साइड से गलती हो गई थी, ठीक है। तो जी, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 और साथ में इसका आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 24। अब आप इसको बड़े टेबल से काटो। जो इसको यूज कर रहा है, अब इसको बता देता हूँ बेटा। अब जो इसको 2 के टेबल से कट कर रहा है तो वो मेरे वाले तरीके से कट कर ले। जिसके टेबल स्ट्रांग है, जैसे 122 1 जा 122, 122 5 जा क्या हो जाएगा आपके पास 610। तो 122 के टेबल से डायरेक्ट आपने काटना है तो काट दो, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करना है 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, ठीक है। Na मीन्स सोडियम नहीं है चंदा, Na मीन्स है एवोगैड्रोस नंबर, Na मीन्स है एवोगैड्रोस नंबर, मैंने फॉर्मूला समझाया था। चलो भाई अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब इस न्यूमेरिकल मजीद बहस नहीं कर रहा मैं। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। वो अगर बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, सवाल पढ़िएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अभी पेपर का सवाल है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि भाई उसने न्यूमेरिकल दिया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 के अपने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करके इसको बताने। सिंपल तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बुनियादी रूल तो हमें पता है, वो बेसिक रूल क्या है, जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2SO4 तो इट सेल्फ एक मॉलिक्यूल है। पहले तो हमें बात पता है कि H2SO4 आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये सबके जहन में क्लियर होना चाहिए। 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 6.02 exponential 23 molecules, right? तो you have to calculate first सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। शाबाश। सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हमने मालूम करने। जो कैसे मालूम होंगे, मास, मेन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, लेकिन मोल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मुझे बताइएगा इस फॉर्मूले में किसी को इशू तो नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं होते तो हम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो सही है, शाबाश। मास कितना गिवन है सर आपको, 49 ग्राम गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर, मॉलिक्यूलर मास अगर आप H2SO4 का निकालें तो आप निकाल भी सकते हैं। हाइड्रोजन का होता है 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन होता है कितना, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो इसका मास हो जाएगा 98, 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब जरा गौर से देखिएगा, सर 49 वन जा 49, 49 टू जा 98, 1/2 को आप बोलते हैं 0.5
0.5 इंटू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? सर आपने क्या निकाल लिए? सर आपने निकाल के दे दिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम। 49 ग्राम में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स निकाल के दे दिए। मोल एंड मॉलिक्यूल इज नॉट अ सेम थिंग। मोल एंड मॉलिक्यूल इज नॉट सेम थिंग। मोल मतलब क्या होता है? वन मोल कंटेन्स मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। So one mole contains how much molecules? One mole contains 6.02 exponential 23 molecules। आसान लफ्जों में एक कार्टन है। एक कार्टन है जिसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स रखी हुई हैं। टेनिस बॉल समझ लें, गोल्फ बॉल समझ लें, दूसरी बॉल समझ लें। तो वो जो कार्टन है वो कार्टन आपका मोल कहलाएगा। अब हर कार्टन के अंदर फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स हैं। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस बॉल हो, चाहे वो कंचे की बॉल हो। कंचा देखा ना, छोटे साइज का होता है शीशे का। तो अब समझिएगा जरा, हर कार्टन के अंदर 10 बॉल्स रखी हुई है। अब अकल से सोचे, अगर 10 टेनिस बॉल रखी होंगी तो कार्टन का साइज छोटा होगा, 10 फुटबॉल रखी होंगी तो कार्टन का साइज बड़ा होगा, डब्बे का साइज बड़ा होगा। तो ये जो डब्बा है, इस डब्बे को समझे ये मोल है। इस डब्बे के अंदर जो फिक्स तादाद है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो आपका मॉलिक्यूल्स है। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? तो एटम का मास ज्यादा हो कम हो, मॉलिक्यूल का मास ज्यादा हो कम हो, उसमें जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो फिक्स होती है, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। तो बहुत आसान मिसाल से मैंने समझाया है कि भाई आप बॉल्स को जहन में रखें। फुटबॉल के, टेनिस बॉल, क्रिमिच की बॉल, हार्ड बॉल, कॉक बॉल, और जो छोटी छोटी साइज की बॉल्स होती हैं। तो हर कार्टन में डिफरेंट बॉल्स रखी हुई है, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो भाई जब क्वांटिटी सेम है तो उनके साइज के हिसाब से वो कार्टन बड़ा या छोटा होगा। तो दिस कार्टन इज बेसिकली अ मोल, और उसके अंदर मौजूद जो चीजें हैं वो उसकी क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है? अब जरा समझिएगा, ये तो आपने निकाल लिया। नहीं नहीं, ये आपने क्या निकाला है? ये आपने क्या निकाले? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये आंसर हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। उसने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। आपने निकाल के दे दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब आप क्या करोगे? इस सवाल को थोड़ा सा आसान बनाओगे। वन मॉलिक्यूल कंटेन्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, अब समझिएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स, कितने डिफरेंट एटम्स नजर आ रहे हैं इसमें? सर 7 एटम्स नजर आ रहे हैं। 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के, तो मिला के तो टोटल कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको? टोटल 7 एटम्स नजर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? इस आंसर को, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी आपका आंसर आया है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये कोई 7 जो मैंने लिखा है चंदा, ये 7 आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दिस 7 इज नॉट स्टैंडर्ड। ये 7 आपका स्टैंडर्ड नहीं है कि हर किसी को 7 से मल्टीप्लाई करना है। सर 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि H2SO4 में 7 एटम्स है। दिमाग से बताइए, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता तो क्या आप 7 से मल्टीप्लाई करते? हाँ या ना? फिर आप किससे मल्टीप्लाई करते? फिर आप किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से करते। तो इसके अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। हाँ, अब चीज हमारे जहन में आ रही है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक रिलेशन हमने पढ़ना है किसका? अब हमें एक रिलेशन पढ़ना है किसका बेटा? नेक्स्ट,
फॉर गैसेस, गैसेस के लिए हमने काम करना है मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम। मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ना है। तो ये मोल्स एंड मोलर वॉल्यूम का रिलेशन भी भाई बहुत सिंपल सा है। वो क्या रिलेशन है? वो रिलेशन कहता है भाई नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट एसटीपी इनटू मोलर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आपका फिक्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। वो कितना होता है 22.41 DMQ। क्या बोला सर आपने फारसी में? जल्दी से रिकॉल कर दिएगा। भाई जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था मास के लिहाज से, क्या पढ़ा था? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हो वॉल्यूम के लिहाज से। अगर आपको याद हो बचपन की बात जो हमने लास्ट क्लास में की थी, मैंने कहा था स्टीशियोमेट्री बेसिकली दो चीजों से खेल रही है। स्टीशियोमेट्री आपकी दो चीजों से खेल रही है, एक का नाम है मास। बेसिकली स्टीशियोमेट्री खेलती है क्वांटिटी के साथ। स्टीशियोमेट्री खेलती किसके साथ है? क्वांटिटी के साथ। और क्वांटिटी का मतलब होता है या तो मास या तो क्या होता है वॉल्यूम। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को मास के साथ तो पढ़ लिया, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज भी कुछ हमने रिकॉल किया। ठीक है। अब जो हमने पढ़ना है नंबर ऑफ मोल्स को किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस STP means standard condition of temperature and pressure. What are the standard condition of temperature and pressure? Standard temperature is 0 degree Celsius. Standard pressure is 1 atm atmosphere. अभी हमने ये आगे बहुत डिटेल में देखना है गैसेस के चैप्टर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर कोई आपसे बोले भाई वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो अगर कोई आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला क्या है एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स, मोलर वॉल्यूम पर जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, किससे करवा दीजिए? मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फिक्स होता है, ये बात याद रखिएगा। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 22.41 DMQ। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आइए कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर अब बेटा पहले अपने सवालात रोक दें, अपने सवालात रोक दें। एसटीपी बता दिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मींस 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेयर। अब जरा मेरी बात को तहम्मुल से समझिएगा, सुनिएगा और गौर कीजिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं जो कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। और इसको जेनेरिक अल्फाज में मैंने क्या बोल दिया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो फिक्स्ड होती है जो कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। ये बात मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ, जहन में बैठ गई है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की तादाद या क्वांटिटी होगी वो फिक्स्ड होगी जो कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। ये याद कर ली। अब इसी को रिलेट करें। अब अगर मैं किसी गैशियस एटम की बात करता हूँ, तो गैशियस एटम की जब बात करता हूँ तो वहां पर प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है, टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, और वहां पर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, गैस के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के 1 मोल में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर स्टैंडर्ड रखोगे, प्रेशर स्टैंडर्ड रखोगे,
तो 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 22.41 dm क्यूब वॉल्यूम। आई रिपीट। मैंने एक रूल आपको बताया भाई। सर क्या रूल बताया? मैंने आपको एक थंब रूल बताया। जैसे मैंने 1 मोल का पार्टिकल से बताया था ना, वैसे ही 1 मोल का मैंने आपको एक रूल बताया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure contains 22.41 dm cube volume। एक मोल ऑफ किसी भी गैस का एक मोल ऑफ किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22.41 डीएम क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22.41 डीएम क्यूब। और ये फिक्स्ड है। जो चीजें फिक्स्ड होती हैं उस पे हम चूचा नहीं करते। और ये 22.41 डीएम क्यूब क्या है? सर इस 22.41 डीएम क्यूब को केमिस्ट्री कहती है मोलर वॉल्यूम। 22.41 को केमिस्ट्री क्या कहती है? मोलर वॉल्यूम। यहाँ तक मेरे साथ चल रहे हैं? सर केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, दिमाग खराब हो गया है। और दिमाग जो थोड़ा बहुत चलता था वो केमिस्ट्री पढ़ के बंद हो जाता है। ये ख्यालात तो नहीं है आप लोगों के बेटा? ऐसे ही ख्यालात है, शाबाश। बहुत तरक्की करें आप लोग बेटा। बहुत सारी तरक्की करें आप लोग। अब अगर एसटीपी नहीं होगा अब अगर एसटीपी नहीं होगा। अब ये देखें ना, जेन्युइन सवाल पूछा। सर आपने कहा कि एसटीपी पे हर एक मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, जो 22.4 होता है, जिसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन एसटीपी पर अगर कंडीशन एसटीपी नहीं होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? तो उसके लिए आप जनरल गैस इक्वेशन का सहारा लोगे, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और वहां से उस गैस का वॉल्यूम निकालोगे। अगर एसटीपी नहीं होगा तो व्हाट विल यू डू? तो शहजादों और शहजादियों, एसटीपी है तो सिंपल है भाई, एक मोल में कितना वॉल्यूम है? 22.41। अगर एसटीपी नहीं है तो भाई, एसटीपी नहीं है तो क्या होगा? एसटीपी नहीं है तो क्या होगा? जनरल गैस इक्वेशन का सहारा लोगे। वो कैसे लोगे? वो नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, 24 तो नहीं है, पहली बात है। 22.41 डीएम क्यूब है। डीएम क्यूब क्या है? डीएम क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। डीएम क्यूब यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो इस चीज में परेशान हो रहे होंगे। डीएम क्यूब, व्हाट इज डीएम क्यूब? डीएम क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है। आई रिपीट, मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है अनटिल अनलेस कि आपका एसटीपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। इफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉट अवेलेबल, देन मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी आपको 22.41 नहीं मिलेगी। सिर्फ मुझे बताइए, ये बात क्लियर है कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं हुआ तो मोलर वॉल्यूम 22.41 नहीं होगा। सो मोलर वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 22.41 dm2। क्लियर है? आइए अब सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको देख लेते हैं कि भाई ये क्या बलाए हैं सर। अच्छा, 1 मिनट दिएगा मुझे भैया। यस जी, सवाल आपसे कह रहा है, बेटा आई रिपीट अगेन। नहीं बेटा, एसटीपी अगर नहीं होगा तो हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैसेस में इंक्लूड करेंगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में। तो हम उसको स्टीशियोमेट्री में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे।
तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 1.5 मोल्स एट एसटीपी। अच्छा भाई, बहुत आसान सा सवाल है। सर जी हमें तो पता है, सीधा सीधी सी बात, किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर। अगर आप O2 की बात करते हैं, मैं आपको किसी भी गैस का निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स पकड़े, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम को आप वीएन से भी शो करते हैं, मोलर वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन वीएन भी होती है, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.41 डीएम क्यूब। तो 1.5 को 22.41 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 33.6 डीएम क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। मोलर, यस। अब मोलर वॉल्यूम पे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? एक बड़ा जेन्युइन सवाल आएगा कि मोलर वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे। भाई मोलर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कंपेयर क्यों कर रहे हो मेरे बच्चा? मोलर वॉल्यूम किससे निकल के आया है? मोल्स से निकल के आया है ना, कि 1 मोल में इतने मोलर वॉल्यूम होगा। तो भाई 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स्ड होते हैं, मोलर वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। तो 22.41 डीएम क्यूब्स में 22.41 डीएम क्यूब्स में 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी फिक्स्ड। ठीक है। अब ऐसे भी दे सकता है वो आपको, उल्टा भी सवाल दे सकता है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44 पॉइंट। अब उसने क्या बोला? उसने कहा कि भाई, अच्छा इस सवाल को इनकम्प्लीट किया, इनकम्प्लीट सवाल नहीं होगा ये। एट एस टी पी लाजमी, अगर एस टी पी नहीं हुआ तो ये इस तरीके से नहीं होगा। एस टी पी लाजमी है, एस टी पी लाजमी लिखा हुआ है। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 44.82 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एस टी पी। 44.82 डीएम क्यूब के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। आइए बता देते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा देखना पड़ेगा, बता देते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सर नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके बताने हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड के किस कंडीशन पर बताने, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या है भाई? वॉल्यूम जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है 22.41 डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन कितना है 44.82 डिवाइडेड बाय 22.41। आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 2 मोल्स के बराबर आ जाएगा। तो आपने दोनों तरीके से इसको समझना है। वो आपको मोलर वॉल्यूम भी निकलवा सकता है और वो आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकलवा सकता है। नाउ कम टू द स्टीशियोमेट्री। अभी स्टीशियोमेट्री की तमाम बुनियादें खड़ी हो गई हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने आ गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आ गए हैं, हमें साथ साथ मोलर वॉल्यूम का पता चल चुका है। तो हम इस टिश्योमेट्री की बुनियाद पे खड़े, इस टिश्योमेट्री को हम स्टार्ट कर सकते हैं इजिली। बिस्मिल्लाह। तो इस टिश्योमेट्री का जो सबसे पहली टाइप होती है उसमें हम पढ़ते हैं मास इनटू मास रिलेशनशिप।
बेटा मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, ये तो आंखों की कैलकुलेशन नजर आ रही है। 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये तो बिल्कुल डबल हो रहा है ना, उसका डबल का मतलब है 2 से कैलकुलेट हो जाएगा 22। बट मैं फिलहाल कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा। बट आई रिकमेंड, आई विल नॉट इन्वेस्ट टाइम टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट। हाउ टू कैलकुलेट के लिए बेटा आपको प्री बिल्ट वीडियोस बताई हुई हैं, आपने उसको देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों के लिए जो शायद वो बात मिस कर गए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स की आपकी क्लास भी होगी। बट अगर आप ग्रुप को थोड़ा सा पीछे जाके स्क्रॉल करें, नहीं अगर आप सर रिसेंटली ऐड हुए हैं तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा दोबारा से ग्रुप के ऊपर, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सिखाई हुई है। उनको आपने ग्रिप करना है। अगर आपने एक बार वो सीख ली तो इंशाल्लाह पूरे कैट एमडी कैट के अंदर आपको परेशानी नहीं होगी सर ये कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड होगा। तो फिलहाल आपको सीखने की जरूरत है, जब तक नहीं सीखा तो थोड़ा सा उसको ग्रैब करने की कोशिश करें और देखें दिमाग ला के कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर जो क्लास है विद प्रैक्टिस वो आपकी अलग से भी होगी बेसिक मैथमेटिक्स की, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की गई है। जो बच्चे जल्दी से देखना चाहते हैं वो जल्दी से देख ले, बाद में क्लास मत ले, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें सब कुछ वही है, ट्रिक्स वही है कि इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है। राइट। बेटा मेरी स्क्रीन आ रही है किसको? बेटा मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाँ, एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर आप केल्विन में लेंगे, ये सवाल है। एसटीपी पर टेम्परेचर केल्विन में लेंगे सेंटीग्रेड के ऊपर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रिगार्डलेस ऑफ केल्विन और सेंटीग्रेड। रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में 273 केल्विन बन जाएगी उसकी कन्वर्जन में, क्योंकि आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ यूनिट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर आप केल्विन में बात करेंगे तो वो 273 केल्विन होगा, अगर आप सेल्सियस में बात करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है? ओके। 5 मिनट्स बेटा मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग फ्रेश हो जाए। 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। तो बेटा अब मैं मास मास रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर पे फोकस करें, और जो सवाल लिखने का एक सिलसिला आप लोग का चल रहा है उसको बंद करने फिलहाल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना जरूरी है। इक्वेशन आपको पेपर में दी जाएगी, सवाल में पार्ट बना के दी जाएगी। इक्वेशन 99.9% बैलेंस भी होगी। अगर आपका केस अगर आपकी किस्मत फूट गई तो किस्मत फूटने का मतलब ये हुआ कि आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करके दी जाएगी, अगर आपकी केस किस्मत फूट गई। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। तो अब सवाल किस तरह आता है? मास मास रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि भैया एक ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें रिएक्टेंट का मास दिया जाए, कितना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा वो पूछा जाए, या आसान लफ्जों में कितना प्रोडक्ट बना है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट कंज्यूम किया गया। इस रिलेशनशिप को मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब मास दिया जाए और मास ही पूछा जाए, दिस इज कॉल्ड एज मास मास रिलेशनशिप। अब सवाल क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन obtained by the decomposition of 100 ग्राम ऑफ KClO3। अब एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को पहले हम देखते हैं। ये पास्ट ईयर में एक जमाने तक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन था, हर ऑल्टरनेट ईयर पे एमडी कैट में खास तौर पे ये आता था, लेकिन अभी 2 3 सालों से नजर नहीं आ रहा। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ, ऑक्सीजन में अपने पास से पूछ रहा हूँ सवाल को लंबा करने के लिए। KClNO2 obtained by the
decomposition of 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो सवाल सिंपल है, कह रहा है भाई मास बताओ किसका, KCl का और ऑक्सीजन का, जो किससे मिलेगा, 100 ग्राम ऑफ KClO3 से मिलेगा। तो KClO3 डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने का मतलब ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज होने का मतलब टूट रहा है। तो KClO3 बेसिकली आपका रिएक्टेंट है। इक्वेशन आपको सवाल का पार्ट बना के दी जाएगी। यू हैव टू चेक दैट द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। KClO3 है जो कि टूटता है, किस में टूट जाता है सर, पोटेशियम क्लोराइड KCl में और ऑक्सीजन में O2 में। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। लेकिन नजर आ रहा है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि सर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पर 2 है। तो 3 और 2 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 6 होता है। 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देंगे, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के नतीजे में पोटेशियम और क्लोरीन ये आपके आगे पीछे हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस। पोटेशियम रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 6 हैं और प्रोडक्ट साइड पर भी 6 ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं। अब याद रखिएगा इन तमाम सवालात में जो स्टीशियोमेट्री के होते हैं उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। क्या आइडेंटिफिकेशन करनी होती है? कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, कुछ वैल्यूज आपकी रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं होता। सर क्या कहने लगे हैं? KClO3 पोटेशियम क्लोरेट पे अगर आप फोकस करें तो पोटेशियम क्लोरेट की वैल्यू आपको गिवन है। जिस चीज की वैल्यू आपको गिवन है उसके ऊपर आप कायदे आजम की तरह इस तरह कैप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कैप बना देते हैं। और जिस चीज की वैल्यू, जिस सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल की, एटम की वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जस्ट फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इतने लवाजमात से आपने ये सवालात अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना, उसमें अपने तेजी से करना है। लेकिन अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या SOPs फॉलो करनी है, क्या तरीका फॉलो करना है। एम आई राइट? क्लियर है? जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसके ऊपर आप कायदे आजम वाली टोपी बना दीजिएगा, और जो वैल्यू, जो क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी उसके ऊपर आप क्या बना दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा। अब आगे बढ़ने दें, एक एक सीढ़ी चढ़ ली। पहली सीढ़ी क्या थी? इक्वेशन बैलेंस कर लिया। दूसरी सीढ़ी सीढ़ी क्या थी? आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या गिवन है। तीसरी सीढ़ी क्या होती है कि भाई सॉल्व शुरू करना। तो सबसे पहले मुझे ये सवाल किसमें दिया हुआ है? ग्राम्स में दिया हुआ है। ये सवाल किसमें दिया हुआ है? मुझे ग्राम्स में दिया हुआ है, मतलब मास गिवन है। तो मैं इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट करूंगा। इन टर्म्स ऑफ मास अपनी इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा, मतलब स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट करूंगा, तो वो कैसे होगा? मैं लिख देता हूँ इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब क्या है, ये मैंने हेडिंग डाली यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब है हर किसी का, हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। आई कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। क्लोरीन का होता है 35.5, पेपर में गिवन होता है, लेकिन आपको ये बेसिक वाले याद रखने, रिपीटेटिवली यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल मुझे याद है, पोटेशियम 39 एटॉमिक मास, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 होता है, 3 टाइम्स है, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये मास कैलकुलेट किया है तो साथ में यूनिट लग जाएगा ग्राम। अब यहाँ पर आपने चेक करना है क्या बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज खुद से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चैंपियन नहीं बनना। जो भी नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट? फिर उसके बाद है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, अच्छा आवाज का इशू, इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी हो तो हैंड रेस कीजिएगा, मैंने फॉर द टाइम बिंग चैट डिसेबल की हुई है। KCl की बात करते हैं। जब KCl की मैं बात करता हूँ तो भाई पोटेशियम क्लोराइड की जब मैं बात करता हूँ
तो अब इसका एटॉमिक मास निकालना है। पोटेशियम अगेन होता है 39, पोटेशियम क्लोराइड होता है 35.5 और ये भी मास है, इसको भी ग्राम्स में लिखता हूँ मैं। साथ कुछ नंबर लगा हुआ है, यस सर 2 लगा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऑक्सीजन भी गिवन था और रिक्वायर्ड था। एक्चुअल सवाल में तो एक ही रिक्वायर्ड होगा, लेकिन मैंने सवाल को लेंथी करने के लिए मैंने दोनों को रिक्वायर्ड में डाल दिया। तो ऑक्सीजन के साथ भी आपने यही काम करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 इंटू 2 क्या होता है सर 32 होता है। ग्राम्स में लिखूंगी या ग्राम्स में लिखूंगा, आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 39 प्लस 48 प्लस 35.5, इसका आंसर होता है 122.5। 122.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर वुड बी 245 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ये लिख लिया आपने। 39 प्लस 35 किसके बराबर होते हैं? 39 प्लस 35 आपके 74.5 के बराबर होते हैं। 74.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 149 ग्राम। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, आपको इसको करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन हो जाएगी। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 ग्राम्स। अब जरा इस सवाल की स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट कह रहा था, बताओ 100 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट KClO3 अगर आप घर पे लेकर आते हो तो बताइए उससे कितना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी। ये आपसे सवाल उसने पूछा था कि 100 ग्राम से कितना मिलेगा। अब 100 ग्राम से कितना मिलेगा ये तो आपको नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड आपको पता है। स्टैंडर्ड क्या है? जो कि इक्वेशन से आपने कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड आपको पता है कि अगर 245 ग्राम आप घर पर लेकर आओगे तो उस 245 ग्राम से 149 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और 66 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये आपको स्टैंडर्ड मासेस से कैलकुलेट हो गया कि अगर आप 245 ग्राम लेकर आते हो और उसको डिकम्पोज करते हो, आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ भी एफिशिएंसी लूज नहीं हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल कंडीशन कि 245 ग्राम आप पोटेशियम क्लोरेट लेकर आते हो तो उससे आपको 149 ग्राम और 96 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में 245 ग्राम के लिए नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 100 ग्राम के लिए। तो बताओ भाई 245 ग्राम से कितना मिलेगा, मुझे लिटरली कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर कह रहा है अगर मैं 100 ग्राम लेकर आऊं तो उससे कितना पोटेशियम क्लोराइड और कितनी ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये मेरा छोटा सा कंसर्न है। तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम 245 वाली लाइन को इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं? इंग्लिश माशाल्लाह सबकी अच्छी होगी मुझसे। तो इंग्लिश में डिफाइन करते हैं कि 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप सर डिकम्पोज करोगे, ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, डिकम्पोज करोगे, तो अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल तो वी आई एम टॉकिंग अबाउट केसीएल, मैं केसीएल का केस सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एक वक्त में एक सॉल्व कर सकता हूँ केसीएल, अगले अगले चक्कर में मैं ऑक्सीजन का केस सॉल्व करूंगा। 245 ग्राम ऑफ KClO3 डिकम्पोज होकर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और कितना प्रोड्यूस करेगा? कितना प्रोड्यूस करेगा सर? 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। कितना प्रोड्यूस करेगा? 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब उसने मुझसे पूछा है 100 ग्राम के लिए, तो मैं भाई 245 ग्राम को चेंज करूंगा 100 में। तो कैसे चेंज करूंगा? यहाँ से 245 को मल्टीप्लाई करा दूं, डिवाइड करा दूंगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, डिवाइड करा दूंगा 149 डिवाइडेड बाय 245 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ KCl। ये मैंने क्या किया सर? ये आपने मल्टीप्लाई करवा, ये आपने डिवाइड करवा दिया जो भी वैल्यू थी राइट हैंड साइड से। अब ये बन गया 1 ग्राम। अब सर इसको 1 ग्राम इसलिए बनाया ताकि आप इसको किसी भी मनपसंद के नंबर से मल्टीप्लाई कर सको। 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी शक्ल बन जाएगी। तो 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वही नंबर आंसर में मिल जाता है। क्लियर है?
अब सर हम मनपसंद के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें गिवन होगा। तो वो मनपसंद का नंबर जो गिवन था, जिसके अगेंस्ट आपने आंसर निकालना है, वो है 100 ग्राम। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस 149 डिवाइडेड बाय 245 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 149 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा इसका समथिंग अराउंड 60.8। फिलहाल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ 60.8, बट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द मैनुअल वर्किंग। आपको मैनुअल वर्किंग से कैलकुलेट कर। तो सर जी समझ में ये आ गया कि आपका आंसर सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है, कितना सही है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन सर ये सही लग रहा है। कैसे, जरा सोचें। जब मैं 245 ग्राम, जब मैं इक्वेशन में कह रहा था कि 245 ग्राम को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो वो कितना बनाकर देगा, 149 ग्राम बनाकर देगा। तो भाई अगर मैं 100 ग्राम को डिकम्पोज करूंगा तो 149 से छोटा आंसर आएगा। तो आपका आंसर 149 से छोटा आया, तो इसका मतलब यू आर करेक्ट। आप क्या है, ठीक है। क्लियर है। ये मैंने क्या निकाला, KCl का मास निकाला। अब जरा थोड़ी सी कोशिश करें और ऑक्सीजन के मास की बात करें। अगर मैं ऑक्सीजन निकालने जाता हूँ तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जैसा आपने स्टैंडर्ड बताया था ना KCl का कि 245 ग्राम, ये आपके स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद ये होता है भाई डब्बा है, शाम को बिरयानी का डब्बा या हलीम का डब्बा या कढ़ाई का डब्बा, उसमें लिखा हुआ है कि 1 किलो गोश्त के लिए। अब सर हमें 1 किलो गोश्त तो नहीं बनाना, हमें 1 पाव गोश्त बनाना है, लेट सपोज। तो आप पूरा डब्बा तो नहीं डोलोगे, आप उस 1 किलो गोश्त में से उतनी निकालोगे अपने अंदाजे से जो 1 पाव के लिए काफी हो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने आपको ये बताया कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो कि डिकम्पोज होता है 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड में। ठीक है। अब आपको मैं 245 नहीं दे रहा है, आपके घर पे 245 मौजूद नहीं है। अगर 149, अगर 100 ग्राम आपके पास मौजूद है तो 100 ग्राम को आप डिकम्पोज करें और उससे बताइए कितना आंसर आपका निकलेगा। क्लियर है। अब मैं ऑक्सीजन के लिए बात करता हूँ। तो ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है सर, ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है ये लगी हुई कि 245 ग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूसेस हाउ मच, 66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस होगा। अगेन मुझसे पूछा कितने के लिए, मुझसे पूछा कि 100 के लिए। तो मैं इस 245 को वहां जाके डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। लाजमी नहीं कि आप हर दफा 100 से ही मल्टीप्लाई करें। जितनी भी मास के लिए आपसे पूछा होगा आप उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं डायरेक्ट ये काम करना सिखाता हूँ आपको। आपसे 100 के लिए पूछा है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस 66 डिवाइडेड बाय 245 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपने। तो इसका आंसर आएगा समथिंग
27 ग्राम ऑफ KCl। अब एक सवाल और है, वो आप खुद करें। अब इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है भाई कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करो। इक्वेशन वो आपको दे रहा है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक बंदा हुआ करता था। जी बेटा ऑक्सीजन 96 है। अच्छा मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा। ठीक है ऑक्सीजन 96 से ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा नॉर्मली हो जाती है। तो ऑक्सीजन 96 से मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। नो इश्यूज, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये मैंने सही कर दिया बेटा, इसको मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। और मैंने इसको गलती से 66 को 96 लिख दिया, 96 को 66 लिख दिया था। तो बेटा ये मैं सही कर देता हूँ, इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आंसर अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ये आंसर गलत है इसका। ठीक है अब आगे अगले सवाल देखिए 39.18। आ जाए। 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गलत आंसर था, क्योंकि मैंने जो ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई की थी 32 को 3 से, तो 32 3 से मैंने 66 लिख दिया था। एक्चुअल में 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होता है। अब अगला सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की, तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और साथ में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है, जो चीज गिवन होती है उसके ऊपर आप क्या करते हो, कायदे आजम की टोपी बनाते हो। जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिक्वायर्ड है। क्विकली सेम पैटर्न पे इस सवाल को सॉल्व करें, सेम पैटर्न पे, और मुझे इसका आंसर बताते रहें। ठीक है, यू हैव 2 और 3 मिनट्स। यस, 39.18 ग्राम ऑफ O2। 39.18 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हमें तो इसके स्टैंडर्ड मासेस निकालने हैं। अब बेटा इसको मैं तेज वाले मेथड से कर रहा हूँ, मैं उसको इतने लवाजमात के साथ नहीं कर रहा जिस तरह अपने एग्जाम में करने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 48। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम। तो इसका स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट कर लिया 100 ग्राम। इसका स्टैंडर्ड मास देख लिया 40 प्लस का 16, आंसर आ जाएगा 56 ग्राम। इसका स्टैंडर्ड मास देख लिया आपने 12 प्लस का 32, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 44 ग्राम। ठीक है,
तो अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घर पे खरीद के लाते हो तो उससे आप 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना लोगे। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रही है। लेकिन आपके घर में 100 ग्राम नहीं मौजूद, आपके घर में 25 ग्राम मौजूद है। तो 100 ग्राम जब नहीं मौजूद तो 25 ग्राम मौजूद है। तो करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका उनके लिए जिनकी कैलकुलेशन चैंपियन है, कैलकुलेशन में स्ट्रांग है। इनडायरेक्ट तरीका उनके लिए जो बेटा सीक्वेंस चलते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, फिर मैं इनडायरेक्ट पे आता हूँ। डायरेक्ट तरीका क्या होगा कि भाई 100 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है। 100 से 25 तक जाने के लिए आपसे 25 ग्राम का पूछा हुआ है ना, तो 100 से 25 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय 4। तो भाई इसको भी डिवाइडेड बाय 4 कर दो। जब इसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर आएगा 14 ग्राम, और इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 11 ग्राम। सर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि सर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया? क्योंकि आपसे 100 के लिए, आपसे 25 ग्राम के लिए पूछा हुआ था और 100 ग्राम आपको दिया हुआ था। तो अल्टीमेटली आपने 100 ग्राम से 25 तक जाना है, और 100 से 25 तक जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 4। आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो दोनों वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दो। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, जो कि कुछ सवालात में एप्लीकेबल हो जाता है, कुछ में एप्लीकेबल नहीं होता। जो इनडायरेक्ट तरीका है वो वही तरीका है। जो इनडायरेक्ट तरीका है वो वही तरीका है। पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करोगे। पहले आप बात करोगे भैया कैल्शियम ऑक्साइड की। और कैल्शियम ऑक्साइड की बात कैसे करोगे? पूरी स्टेटमेंट लिख के, कि भाई स्टार्ट हुआ था कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज पर द इक्वेशन, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? सर 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपसे 25 ग्राम के लिए पूछा हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, 25 लिखोगे यहाँ पे। जब 25 लिखोगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो 100 जो था वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इस चीज को आप मल्टीप्लाई भी करोगे, काम मैंने ऊपर किया था। यस, 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई भी करोगे आप किससे, 25 से। क्योंकि 25 आपने, मैथ कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करे जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। आपने लेफ्ट हैंड साइड को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंडेटरी है कि राइट हैंड साइड को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन बैलेंस करना मैंडेटरी है। इस केस में इक्वेशन आपकी बैलेंस है, अगर आप गौर करेंगे तो। जी आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, ठीक है, 4 वन जा 4, 14 जा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, अगर आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट समझ में नहीं आती। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या करना है? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट यू हैव टू डू, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे मेरा बेटा, स्टार्ट करेंगे उसी से जो हमारी स्टेटमेंट थी कि 100 ग्राम हम घर पे लेकर आए हैं। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको स्टैंडर्ड बताया है एज पर द इक्वेशन, कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी उससे वो होगी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपके पास 100 ग्राम नहीं है, 25 ग्राम है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप 25 ग्राम में इसको चेंज कर दो, और 100 जो है वो नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैथमेटिक्स कहती है मेरे साथ वो तमाम काम करे जिससे मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़े। आपने 25 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, तो ये मैंडेटरी है कि आपने 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। जी बेटा, इक्वेशन गिवन होगी, मैं बार बार बता चुका हूँ इस बात को। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 4, वन जा 4, 11 जा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या आ जाएंगे, 11 ग्राम। क्लियर है? सो
Molar mass usually expressed in grams, molecular mass expressed in atomic mass unit. The difference between molar mass and molecular mass is this. वैल्यू सेम होती है. मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU. अच्छा जी, यहाँ पे क्लियर है. मास मास क्लियर है. बेटा इसको बैलेंस नहीं करना, इसको बैलेंस नहीं करना. ये बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है. ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है. अब जल्दी से मास वॉल्यूम देखते हैं और फिर हमारी फिजिक्स क्लास टाइम भी हो जाएगा. इसको बैलेंस नहीं करना. इक्वेशन अगर अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी तो आपने नहीं करनी, लेकिन इक्वेशन को आपने चेक करना है. ठीक है. अच्छा, मैं कुछ सवालात लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस है, ये आपने करने हैं. ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये मैं सवालात आपको बेटा यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये 4 सवाल मैंने आपको बेटा होमवर्क में दे दिए, मैं इसकी इक्वेशन भी लिख रहा हूँ. ये ऐसा अजीब गरीब क्यों हो गया बेटा? ये सवालात मैं आपको होमवर्क में लिख रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चंस जो आपने करने हैं, कि इन्हीं में से सवाल पेपर में आएंगे. अब पहली इक्वेशन क्या है? वैन अब इक्वेशन बनाना भी सीख लें. खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि इक्वेशन नहीं आई, तो आप इतने चैंपियन तो है माशाल्लाह, 2 साल पढ़ के निकले, तो आप इक्वेशन बनाना सीख लें. क्या बोल रहे हैं? व्हेन वाटर डिकम्पोजेस, बस वाटर डिकम्पोजेस तो इसने बात ही खत्म कर दी ना. वाटर डिकम्पोजेस का मतलब क्या है? कि आपका H2O है, जो डिकम्पोज होता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में. वाटर डिकम्पोजेस का मतलब तो बात ही खत्म हो गई कि भाई वो H2O की बात कर रहा है. तो H2O डिकम्पोज होता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में. ठीक है. और बैलेंस नहीं है इक्वेशन. अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए आप 2 लगाएंगे. यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब इक्वेशन जाकर क्या हुई है? बैलेंस हुई है. दूसरा क्या कह रहा है? प्रोपेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. इफ 44 grams ऑफ प्रोपेन C3H8 आर बर्न, हाउ मेनी grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड? इस वाला आपसे पूछा हुआ है. तो C3H8 इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन. C3H8 आपके पास प्रोपेन का फॉर्मूला है. जब C3H8 का आप रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बर्निंग होती है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करती है. बेटा मैं TPP भी दूंगा, सब दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं शहजादे शहजादियां, क्यों परेशान हो रहे हैं?
बेटा वाटर वाली इक्वेशन में क्या समझा दूं? अभी हौसला रखिए, हौसला रखिए, हौसला रखिए। एक बात मेरी समझे पहले, बेटा एक बात मेरी समझे। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने आपको कोई टारगेट नहीं दिया कि आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करें। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। आप अगर देख रहे होंगे तो इसमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। क्या इसमें कोई एमसीक्यू एबीसीडी? कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। आप समझिएगा जरा। जो एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है ना, अभी सुन पहले मेरी बात समझे बेटा, फिर मुझे बता दीजिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, मुझे बाद में बता दीजिएगा, पहले मेरी बात समझिएगा। जो एग्जामिनर होता है ना चंदा, उसका जो तजुर्बा होता है वो आपकी उम्र से ज्यादा होता है। बहुत पुराना डायलॉग हो गया आई नो, लेकिन ऐसा ही होता है। जो एग्जामिनर होता है वो 30-30 40-40 साल का तजुर्बा एक्सपीरियंस लेकर पेपर बना रहा होता है। तो वो आपकी उम्र का डबल होता है। तो उसको पता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन विद इन मिनट और विद इन 1.5 मिनट सॉल्व हो सकता है। एक बात हो गई। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस दिए हैं कि मास मास रिलेशनशिप में आपका दिमाग खुल जाए। ये मैंने कोई आपका एग्जाम का क्वेश्चन उठा के नहीं दिया, कोई मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं दिया। अब इसको सॉल्व करने में आप टाइम लें, यू कैन ऑल्सो यूज कैलकुलेटर। आई विल नॉट रिकमेंड बट यू कैन ऑल्सो यूज कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है जी। आप सिर्फ मास मास रिलेशनशिप पर अपना दिमाग खोलें और अपना आंसर निकाल के बताएं, अपने आंसर्स निकाल के बताएं। देन एमसीक्यूज वाली जो शीट आएगी ना, फिर मैं उसमें आपसे मुकाबला करूंगा कि भाई अब इस एमसीक्यू को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ। लेकिन डायरेक्ट मैं आपको एमसीक्यू दे दूं और बोलूं 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पहले दिमाग तो क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या चीज को 1 मिनट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो उस दिमाग के जरासीम को क्लियर करने के लिए मेरा प्यारा बच्चा, मैंने आपको ये सवाल दिए। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर ये 1 मिनट में कैसे सॉल्व होंगे। मैंने आपको नहीं कहा कि आप 1 मिनट में सॉल्व करो, आप एक दिन लो इसको सॉल्व करने के लिए भाई, 2 दिन लो, एक हफ्ता लो। लेकिन ऐसा सॉल्व करो कि आपको पता चल जाए भाई मास मास रिलेशनशिप का सवाल मेरे पास आएगा तो वो गलत होके नहीं जाएगा। व्हेन यू विल प्रैक्टिस द टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जब आप टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने जाओगे तो तब आपसे बेटा मैं टाइम पे बहस करूंगा कि भाई ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। दिमाग क्लियर होगा? अब मुझसे पूछें इसमें क्या मसला है। बेटा मैं आंसर भी लिख देता हूँ, टेंशन नहीं है, आंसर भी लिख देता हूँ। इक्वेशन बैलेंस नहीं है चंदा, मैं इक्वेशन बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। हाउ टू बैलेंस ये भी बता देता हूँ मैं। इक्वेशन लिखना बेटा, मैंने दोबारा बोला कि इक्वेशन लिखना आपका काम नहीं है। इक्वेशन पेपर में लिखी हुई आएगी, मैंडेटरी है, लाजमी है। इक्वेशन अगर पेपर में लिखी हुई नहीं आई, बेटा मेरी बातों को आप लोग सुनते नहीं है, फिर आप लोग ऐसे बचकाना सवालात करते हैं, फिर मैं आंसर नहीं करता तो आप लोग परेशान होते हैं। देखिए 3 बातें मैंने आपसे कही। मैंने कहा मास मास रिलेशनशिप के अंदर इक्वेशन और बैलेंस दोनों होकर आएगा। आपकी किस्मत अगर फूटी हुई हुई तो हो सकता है कि बैलेंसिंग ना हुई। अगर आप बिल्कुल ही किस्मत के निकम्मे निकले तो इसका मतलब इक्वेशन लिखी हुई नहीं आएगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप आज 1 साल पहले, अगले साल सितंबर में आपको एग्जाम देना है, एमडी कैट के बच्चों को, ई कैट के बच्चों को थोड़ा पहले देना है, नेस्ट के बच्चों को। आपने बहुत टाइम बाद एग्जाम देना है, लेकिन आपको प्रिपरेशन तो वर्स्ट कंडीशन की करनी है ना, ताकि आप बेस्ट को कर सको। तो मैं इसीलिए प्रिपरेशन आपकी करवा रहा हूँ कि बेटा आपको इक्वेशन भी मिलेगी, आपको बैलेंस भी मिलेगी। इन केस नहीं आई तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो कैसे बनेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? जी, एग्जैक्टली। इक्वेशन बैलेंस करते हुए जो नंबर ऑफ मोल्स आपकी इक्वेशन का पार्ट बने हैं उसको आप कैलकुलेशन का भी पार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया है, अगर आप देखें ये 2 KClO3 था। इस 2 को मैंने कैलकुलेशन का भी पार्ट बनाया, ये मैंडेटरी। अदरवाइज अगर आप इसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस करने का क्या कोई फायदा होगा? हाँ या ना? ना। बेटा मास मास पे स्टॉप करूंगा, मास वॉल्यूम पे जाके मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँ। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन हमें पूरी पूरी दुनिया को लेके चलना है। और अगेन पहली दूसरी क्लास से मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने में भी 1-2 क्लासेस लगेंगी इंशाल्लाह। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जब सेट हो जाएगी तो आप लोग जल्दी जल्दी चीजों को ग्रिप करते जाएंगे। ठीक है जी।
जी बेटा पूरा सिलेबस कवर होगा। मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होगा, एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब C3H8 वाली इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस करना कॉम्प्लेक्स है। जब इक्वेशन की बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होगी ना, तो आपसे वो पेपर में नहीं कहेगा कि बैलेंस भी करो। बात को दिमाग खोल के समझिएगा। इक्वेशन में बैलेंसिंग का इक्वेशन नहीं, आपको इक्वेशन बैलेंस मिलेगी। अगर इन केस इक्वेशन बैलेंस नहीं मिली तो वो इंतहाई सिंपल इक्वेशन होगी, लाइक वाटर वाली इक्वेशन। कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको पहले बैलेंसिंग करवा के सॉल्व नहीं कराएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये सवाल 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। बट मैं फिर भी आपको बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ, मैं फिर भी आपको बैलेंसिंग सिखा रहा हूँ। अभी मैंने इक्वेशन लिखी, पेपर में आई, सर ये बैलेंस नहीं है। अब सारे सवाल छोड़ दें, सारे सवाल छोड़ दें, फिलहाल ये बैलेंस करना देखें। सर ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का रूल होता है, बैलेंस करने का रूल होता है कि बैलेंस सबसे पहले आप क्या करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस करें। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, राइट हैंड साइड पर 1 है। तो इसको बैलेंस किया तो यहाँ पर आपने लगा दिया 3। अब आप किसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6, 6 + 1 क्या है, 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, क्योंकि एक ही बार आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल आप क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। 4 2 8 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। पहले कार्बन बैलेंस किया, कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस किया, ऑक्सीजन आखिरी बैलेंस हो जाएगा। जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है उसको आखिरी में बैलेंस करते हैं। 4 1 4, 3 2 6, 6 और 4 10 होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। इक्वेशन आपको बैलेंस मिलेगी, लेकिन मैंने फिर भी बैलेंसिंग सिखा दी है। अब क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस हाइड्रोजन। द 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आपका एक्सेस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। अच्छा, एक्सिस वाला इस सवाल को हटा दें। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट में एक्सिस रिएजेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये वहां करवा दूंगा, फिलहाल इस सवाल को हटा दें। इट्स नॉट, फिलहाल हमारा पार्ट नहीं, इसको हटा दें सवाल को। सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, इफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पर दिमाग खोल के समझिएगा। सोडियम कह रहा है कि रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन गैस में Cl2 के फॉर्म में होता है। इक्वेशन आपको मिलेगी टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, सोडियम गिवन है, तो इसके ऊपर टोपी पहनाएंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म, सोडियम क्लोराइड आपको बताना है कि वो कितना है। मुझे सिर्फ ये बताइए, बैलेंसिंग समझनी नहीं है बेटा, बैलेंसिंग समझनी नहीं है। इक्वेशन गिवन होगी, बैलेंसिंग गिवन होगी। मुझे सिर्फ ये बताइए, इस सवाल को फोकस करते हुए, इसके अलावा जितने सवाल हैं वो सारे भाड़ में डालें फिलहाल। ये जो सोडियम वाला क्वेश्चन है, इसको फोकस करके बताइए, इसकी इक्वेशन समझ में आई, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड बनाया। अब दूसरी बात मुझे ये बताइए, दूसरी बात मुझे ये बताइए, सोडियम गिवन है तो अपने कायदे आजम की टोपी पहना दी। सोडियम का एटॉमिक मास 43 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। सोडियम क्लोराइड गिवन था, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बैलेंस नहीं है, बता देता हूँ बैलेंस करना भी। क्या इस इक्वेशन में, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्या इस सवाल के अंदर इस क्लोरीन का कोई अमल दखल है? क्या इस सवाल के अंदर Cl2 का कोई अमल दखल है? जिस चीज का अमल दखल नहीं होता उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, हल्का सा एक कट मार्क कर देते हैं, उसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाते। गोला गंडा नहीं बना रहे इसको, इसको ऐसे यूं यूं करके गायब नहीं करना, ये इक्वेशन का तो पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इक्वेशन, बट इस क्वेश्चन के अंदर इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। भाई आपका क्लोरीन बैलेंस नहीं है, आपने यहाँ पर 2 लगाया तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। सोडियम की बैलेंसिंग मिल गई, यहाँ पे 2 लगाया, सोडियम बैलेंस हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है,
Aluminium react with oxygen gas to form aluminium oxide. If you start with 27 gram of aluminium, how many grams of aluminium oxide are formed? अल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये सवाल का बेसिक स्टैंडर्ड है। अल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, ठीक है। और क्या बना रहे हैं? अल्यूमिनियम ऑक्साइड। अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है, अल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम के बराबर। जिसका एटॉमिक मास ना पता हो तो गूगल से निकाल लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है एल्यूमिनियम वाली, तो इक्वेशन बैलेंस कर लें एल्यूमिनियम की। कैसे बैलेंस होगी भाई? सबसे पहले अदर देन ऑक्सीजन आप क्या करें? बैलेंस करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 6 करना पड़ेगा। पहले आप 2 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। आई अगेन रिपीट, इक्वेशन बैलेंस मिलेगी, इक्वेशन और बैलेंसिंग आपको मिलेगी। सही है। एन ए बैलेंस था तो 2 क्यों लगाया शहजादी? एन ए बैलेंस नहीं था, एन ए बैलेंस था, सी एल बैलेंस नहीं था, क्लोरीन बैलेंस नहीं था। इक्वेशन पूरी बैलेंस होनी चाहिए, तो सी एल। इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस होनी चाहिए, उस चीज को मिला के जो इक्वेशन का पार्ट है, और उस चीज को मिला के जो इक्वेशन का, जो सवाल का पार्ट नहीं है। इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस होनी चाहिए, इक्वेशन शुड बी ओवरऑल बैलेंस। अब यहाँ पर देखें भाई, आपको क्या दिया हुआ है? 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम आपको गिवन है, इसके ऊपर आपने टोपी पहना दी। Al2O3 आपको रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑक्सीजन ना गिवन ना रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन ना गिवन ना रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन ना गिवन ना रिक्वायर्ड, तो इसके ऊपर हल्का सा कट कर देंगे कि भाई इक्वेशन की किसी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्वेश्चन की किसी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, बट यू आर पार्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में इसको रखना है, घर के अंदर इसको रखना है, खाना पीना इसको नहीं देना, ठीक है। हाँ, अब मैं इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। अब मैं इसकी जल्दी से कैलकुलेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सर हम इसको कैलकुलेशन का पार्ट क्यों नहीं बनाएंगे। अब इस सवाल को मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको एंड भी करूँ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैसे इसको कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे, तो जरा हौसला रख के समझिएगा, जरा देखिएगा। बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले तो आपने इन टर्म्स ऑफ मास लिखा, जो आप लिखते हुए आते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब आपने इक्वेशन को मास की शक्ल में डिफाइन किया, क्योंकि मास गिवन, मास रिक्वायर्ड, तो इन टर्म्स ऑफ मास लिखा। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 27, नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, 4 लगा देंगे। ऑक्सीजन के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इसकी मैटर नहीं करती सवाल में, सवाल में इक्वेशन में इसकी मौजूदगी है। Al2O3 का मतलब है 27 इंटू 2, इसका मतलब होता है 54, 16 इंटू 3 इसका मतलब होता है 48, बाहर नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए 2, तो आपने यहाँ पे लगा दिया 2। 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो होता है भाई 108। तो ये इक्वेशन कह रही है कि 108 ग्राम अगर आप लेकर आएंगे किसके? एल्यूमिनियम के, अपने घर के अंदर। 54 प्लस 48 होता है 50, और 40 होता है 90, 8 और 4 होता है 102। तो ये 102 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आंसर आएगा। ये सिर्फ एल को लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो 108 ग्राम जो है वो 204 ग्राम प्रोड्यूस करेगा एज पर द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कह रही है कि अगर आप 108 ग्राम लेकर आते हैं तो इट विल प्रोड्यूस 204 ग्राम ऑफ Al2O3। बट द क्वेश्चन, सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप 108 ग्राम नहीं लाए, आप कितना लेकर आए? आपके पास मौजूद है 27 ग्राम एल्यूमिनियम। तो बताइए कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास बनेगा? ये सवाल लिखा हुआ है ना। इफ यू स्टार्ट विद 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म? अब चेक करें कि भाई 108 से क्या डायरेक्टली 27 पे कन्वर्ट हो सकते हैं? यस। 108 को 4 से डिवाइड करें, हो सकते हैं। 108 को 4 से डिवाइड करें 27 आ जाएगा। तो भाई 108 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दें।
जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 51 ग्राम। अब ये सवाल तो हो गया डायरेक्टली, ये सवाल तो डायरेक्टली हो गया। अब अगर अब अगर ये सवाल डायरेक्टली नहीं होता तो आप इसको अंग्रेजी में लिखते कि भाई कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी में कैसे लिखते इसको, डायरेक्टली नहीं होता कि 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं बेटा, लाजमी नहीं है चंदा 4 से डिवाइड क्यों करें, लाजमी नहीं है 4 से डिवाइड करें, बेसिक मैथमेटिक्स है। अब दोनों को इंसिडेंस ऐसा हुआ कि 4 से डिवाइड हो रहा है। 104 से डिवाइड क्यों हुआ, 108 आपकी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन बता रही है कि भाई एज पर द इक्वेशन, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, कि 108 ग्राम अगर आपके घर में एल्यूमिनियम होगा तो 204 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, हाँ या ना। 108 ग्राम अगर आपके घर में एल्यूमिनियम होगा, यस बेटा रेशो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। 108 ग्राम एल्यूमिनियम अगर आपके घर में होगा तो यू विल एबल टू प्रिपेयर 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 108 ग्राम नहीं है, 108 ग्राम तो स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड है ना। अब आपके पास 27 ग्राम रखा हुआ है, आपके पास क्या रखा हुआ है, 27 ग्राम। तो भाई 108 से 27 ग्राम अगर बनाना है तो 108 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो भाई इसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 51 ग्राम। ठीक है, लेकिन समझो, मेरे दिमाग से बात समझना, अगर 108 ग्राम, समझो बेटा, 108 ग्राम बना के दे रहा है 204 ग्राम, एक बिरयानी का डब्बा है जो 2 किलो बिरयानी बना रहा है। इससे बात समझ में आ जाएगी, बिरयानी की बात होगी ना तो समझ में आ जाएगा। पहले मेरी बात समझो फिर सवाल लिखना। 108 ग्राम 1 किलो बिरयानी का डब्बा है जो 2 किलो बिरयानी बना रहा है। बताओ भाई, आधा किलो अगर मसाला है तो वो कितनी बिरयानी बनाएगा, क्या आपसे पूछा हुआ है। तो 108 से 54 आपको लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे, 4 से डिवाइड करके लेके आओगे। कैसे लेकर आओगे सर, 2 से डिवाइड करके लेके आओगे, ऐसे ही है ना। तो इसको भी 2 से डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो भाई अगर 1 किलो बिरयानी का पैकेट 2 किलो बिरयानी बना रहा है तो आधा किलो बिरयानी का पैकेट 1 किलो बिरयानी बना देगा। तो ये कैलकुलेशन है, दिस इज द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली करोगे तो कैसे करोगे, 108 ग्राम ऑफ एल प्रोड्यूसेस 204 ग्राम ऑफ Al2O3। अब जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आती डिवाइड करना, वो इस तरह से कर ले। इस तरह से कैसे करोगे, इस तरह से कैसे करोगे, आपको यहाँ 108 की जगह 54 लाना है तो आपने चुपचाप यहाँ 54 लिख दिया। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 204 डिवाइडेड बाय भी क्या लिखोगे आप, 108 लिखोगे। मैथमेटिक्स कहती है जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड पे करो, राइट हैंड साइड पे उससे मल्टीप्लाई करो। मतलब मेरे साथ वो तमाम काम करो जिससे मेरी सेहत पे फर्क ना पड़े। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, वन ऑफ द मेथड। तो इससे भी चंदा जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 51 ग्राम ऑफ एल टू। ठीक है, बाकी सारे सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करें, कोई टेंशन हो तो डाउट ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और जिसको लगे कि उसने सारे सवाल सही किए हैं वो सारे सवाल की पिक्चर लेके अपने डाउट ग्रुप में डाल दे, तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर फिजिक्स क्लास आपकी स्टार्ट होगी। जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप उससे सॉल्व करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।